कभी कभी एक छोटा सा सुराग भी कातिल तक पहुंचने का रास्ता बता ही देता है। अपने आप को बेहद शातिर मानने वाला कातिल समझता है कि उसने कत्ल के बाद मौके से सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जुर्म के निशान मिटाना इतना आसान नहीं होता जितना वो समझता है। यह कहानी कुछ ऐसे ही कत्ल की इस वारदात की है। कातिल ने मन में सोचा कि कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी सबूत छोड़ गया और जहां दर्जी के एक छोटे से टैग ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। वो 13 दिसंबर 2024 का दिन था जब ओडिशा के कटक में कांदारपुर पुलिस थाने को खबर मिलती है कि कतजोड़ी नदी के किनारे एक महिला की लाश मिली है। खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और छानबीन शुरू हो जाती है। लाश तकरीबन 34 से 35 साल की महिला की थी। उसके दोनों हाथ पर टैटू गुदे हुए थे, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं था जिसके जरिए उसकी पहचान हो सके। लाश के पास ही पुलिस को खून से सनी हुई एक शर्ट और पैंट मिलती है। इन दोनों पर ही न्यू स्टार टेलर्स का टैग लगा हुआ था और पुलिस आसपास के थानों से भी संपर्क करती है, लेकिन कहीं भी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। अब पुलिस के सामने दो चुनौतियां थी, पहली लाश की शिनाख्त करना और दूसरी उसके कातिलों तक पहुंचना। ऐसे में पुलिस ने उसी सुराग पर फोकस किया जो उन्हें लाश के पास मिला था, और यह सुराग था शर्ट और पैंट पर मिला दर्जी का टैग। इस टैग से मिलते जुलते नाम वाले दर्जी की दुकानों की तलाश शुरू हुई और पूछताछ करते करते पुलिस लगभग 10 दर्जियों तक पहुंची। इनमें से किसी ने भी उस टैग को तो नहीं पहचाना, लेकिन एक दर्जी ने पुलिस को आगे की तफ्तीश के लिए अहम सुराग दे दिया। गंजाम जिले के एक दर्जी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इस तरह के टैग गुजरात में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस जानकारी के आधार पर गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया और आखिरकार सूरत में वही दर्जी मिल गया और इस दर्जी के टैग पर 3833 नंबर लिखा था, जिसका मिलान भी हो गया। अपना रजिस्टर देखकर इस दर्जी ने बताया कि उसने यह शर्ट बाबू नाम के एक आदमी के लिए सिली थी। अब पुलिस के पास एक नाम था बाबू, लेकिन यह बाबू कौन है और कहां रहता है इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस इस गुत्थी में उलझी थी कि उसी दर्जी ने कातिल तक पहुंचने का दूसरा सुराग और दे दिया और उसने बताया कि यह पेमेंट करते समय उसे बाबू को 100 रुपए वापस करने थे, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। इस वजह से उसने 100 रुपए एक मोबाइल नंबर के ई वॉलेट में ट्रांसफर कराए थे। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वह आदमी बाबू का दोस्त है और इसके बाद बाबू की पूरी डिटेल मिल गई। उसने बताया कि बाबू का असली नाम जगन्नाथ दोहरी है और वह उड़ीसा के केत्रपाड़ा में रहता है। साथ ही ये भी पता दिया कि बाबू आज ट्रेन से सूरत आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और ट्रेन जब रायगढ़ से गुजर रही थी तभी उसे पकड़ लिया गया। बाबू से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया, सारा गुनाह कबूल करते उसने पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि जिस महिला की लाश मिली थी वो उसकी भाभी थी। साथ ही बाबू ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने भाई बलराम दोहरी और चचे बड़े भाई हापी दोहरी के साथ मिलकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया था। बाबू की निशानदेही पर पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि बलराम दोहरी उस महिला का पति है जिसकी लाश मिली थी। बलराम को शक था कि उसकी पत्नी की किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध है और इस वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई जगन्नाथ और चचेरे भाई हापी के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल किया था। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, क्योंकि शक होने पर कई चीजें भी की जा सकती है। सबसे पहले शांत रहना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लेने की स्थिति और बिगड़ सकती है। याद रखें, शक हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर शक सही होता है। इसलिए शांत रहकर तथ्यों पर आधारित निर्णय लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।